संगच्छध्वं संवदध्वं शंभुमनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का 9वां भाग 9। पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने देखा कि संसार में पिछले कई वर्षों में कई फाइनेंशियल क्राइसिस आई हैं। इन फाइनेंशियल क्राइसिस में किसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनों का हुआ है जिन्होंने अपने जॉब को खोया है। जॉब को खोया या फिर स्टॉक मार्केट में अपने सारे धन दौलत को लुटा दिया। इवन डेवलप्ड देशों में भी फाइनेंशियल क्राइसिस के हल्के झटके ने काफ़ी लोगों का जॉब ले लिया, जॉबलेस कर दिया उन लोगों को। अभी के कोरोना वायरस के चलते कई देशों के इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में कुछ महीनों के लिए रुकने पर ही पूरे इकोनॉमी में रुकावट आ गई है और जॉब लॉस के चलते आम जनों के जीवन में संकट आ गया है। इसका कारण है कि डेवलप्ड देश सही मायने में डेवलप्ड नहीं है। हम लोग कहते तो हैं कि डेवलप्ड देश है। अब इसको हम लोग देख लें। हम कुछ प्रमुख देशों के जॉब के विभिन्न सेक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर एक नज़र डालते हैं। अब यूएसए को ही ले लें। एग्रीकल्चर में उसका 1.41% पॉपुलेशन ही इंगेज है। इंडस्ट्री में 19.18% है और सर्विस सेक्टर में 79.41% है। चाइना में एग्रीकल्चर में 26.1% है। इंडस्ट्री में उसका 27.1% पॉपुलेशन इंगेज है और सर्विस सेक्टर में 46.3% इंगेज है। जर्मनी में एग्रीकल्चर में 1.25% इंगेज है। इंडस्ट्री में 26.88% इंगेज है और सर्विस सेक्टर में 71.6% इंगेज है। जापान में एग्रीकल्चर में 3.38% है, इंडस्ट्री में 24.33% है और सर्विस सेक्टर में 72.24% है। फ्रांस में एग्रीकल्चर में 2.58% है, इंडस्ट्री में 20.15% है और सर्विस सेक्टर में 77.18% है। अगर हम यूके को देखें तो एग्रीकल्चर में उसका 1.4% पॉपुलेशन इंगेज है, इंडस्ट्री में 17.97% और सर्विस में 80.89% है। रूस की बात अगर करें तो एग्रीकल्चर में 5.77% है, इंडस्ट्री में 26.93% है और सर्विस सेक्टर में 67.3% है। इटली एग्रीकल्चर में 3.72% है, इंडस्ट्री में 25.62% है और सर्विस सेक्टर में 70.66% है। इंडिया, हम अपने अगर देश की बात करते हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चर में 43.21% है, इंडस्ट्री में 24.89% है और सर्विस सेक्टर में 31.9% है। साउथ अफ्रीका में 5.09% एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में 23.18% इंडस्ट्री में है और सर्विस सेक्टर में 71.73% है। इजिप्ट एग्रीकल्चर में 23.79% है, इंडस्ट्री में 27.68% है और सर्विस सेक्टर में 48.53% है। अनबैलेंस्ड, किसी एक सेक्टर में बहुत ही कम लोग हैं और किसी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल, ये हम आज देखते हैं। डेवलप्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? विकसित, उन्नत। राष्ट्रों के संदर्भ में डेवलप्ड का प्रचलित अर्थ होता है वे देश जो कि डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, जिनका पर कैपिटा इनकम मोर देन $12,000 यूएस डॉलर है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई 0.8 या इससे अधिक है। अभी एसडीआई क्या है? एसडीआई की गणना किसी भी देश की
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम के आधार पर की जाती है। इसका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा विभिन्न रिपोर्टों के लिए की जाती है। लेकिन क्या इस आधार पर हम किसी भी राष्ट्र को विकसित मान सकते हैं? अब आप देखें, एक व्यक्ति या परिवार को हम कैसे विकसित मानते हैं? वह पूर्णतः विकसित तभी माना जाता है जब वह पूर्णतः सेल्फ सफिशिएंट होता है, किसी भी चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। कोई परिवार बोलते भाई वो पूरा डेवलप्ड है, अपने पर ही आधारित है, दूसरे पर आधारित नहीं है, तब वो हम लोग कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट है। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के जॉब डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर हम क्या पाते हैं? प्राय सारे डेवलप्ड देशों में बहुत से कम लोग, 2% से कम, कृषि पर निर्भर है। इंडस्ट्री पर लगभग 25 से 30% है तथा शेष सर्विस सेक्टर पर निर्भर है, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, पर्यटन, होटल, सॉफ्टवेयर आदि आते हैं। अगर हम इन डेवलप्ड देशों के बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति देखें तो हम पाते हैं कि कुछ एक को छोड़कर प्राय सभी के बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, अर्थात इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से काफ़ी अधिक है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये अपने कमाई के लिए दूसरे अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ पर निर्भर हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है? इन देशों ने अपनी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की कैपेसिटी अपने देश के ज़रूरत से कहीं अधिक क्रिएट की हुई है, अतः इन्हें इन सेक्टर्स को चलाने के लिए दूसरे देशों के बाजार की ज़रूरत है। इसका कुल जो हम लोग निचोड़ है वो यही है, इन्होंने अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा ली है, उसके लिए ये डिपेंडेंट दूसरे पर हैं। तो हाउ कैन वी टेल कि ये जो है डेवलप्ड है? अगर दूसरे देश भी अपनी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को डेवलप कर लें तो इनकी इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी। अतः इन देशों को किसी भी रूप में डेवलप्ड कंट्री नहीं कही जा सकती है। ये डेवलप्ड देश हर समय अनडेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से रॉ मटेरियल सस्ते दामों में लेने की कोशिश करेंगे और अपनी फिनिश प्रोडक्ट को भी बेचने की कोशिश इन्हीं देशों में करेंगे। इससे इन डेवलप्ड देशों में आपसी प्रतिद्वंद्विता भी रहेगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं, चाइना ने सारा जो है इंडस्ट्रियल हब अपने यहाँ बना लिया, अपने में इनकी प्रतिद्वंद्विता हो गई है और यह विश्व में अशांति का एक मुख्य कारण बना रहेगा अगर हम इसे ऐसे ही रहने दें, चलने दें। अतः यह जरूरी है कि हर आर्थिक क्षेत्र और देश अपने ही क्षेत्र में प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन बेस्ड ऑन लोकल रॉ मटेरियल इंश्योर करें। प्रोडक्शन should not be based on profit, it should be based on consumption of that area। इन क्षेत्रों में सेक्टर वाइज जॉब का क्रिएशन भी एक बैलेंस बनाकर करना पड़ेगा। अब वो बैलेंस क्या है? स्वस्थ अर्थनैतिक परिवेश के लिए 30 से 40% तक कृषि क्षेत्र में रोजगार की जरूरत है। कम होने पर कृषि उपेक्षित हो जाएगी और ज़्यादा होने पर कृषि पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा। कृषि निर्भर शिल्प अर्थात एग्रो इंडस्ट्री में 20% जॉब होना चाहिए। नॉन एग्रीकल इंडस्ट्री में जॉब्स की संख्या 20 से 30% के बीच होनी चाहिए। 20% से कम होने पर शिल्पावनत देश कहा जाएगा। ये डिफिशिएंट है इंडस्ट्री में और वहाँ के मनुष्यों में हर मनुष्य की आय कभी भी नहीं बढ़ सकती है। 10% को साधारण व्यवसाय में लगना होगा और 10% सरकारी नौकरी बुद्धिजीवी होनी चाहिए। यही एक पूर्णतः विकसित और डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमी का आधार होना चाहिए।